वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो कहा जाता है उसको थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। पादपों का वर्गीकरण 1883 में एकलर ने किया था और इसका स्पेलिंग EICHLER। दूसरा है कि पादप जगत। पादप जगत को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो क्रिप्टोजेम है और दूसरा है कि फेनेरोजेम। जो क्रिप्टोजेम है उसको कहते हैं ओपुष्पोभिद और जो फेनेरोगेम है उसको कहते हैं पुष्पोद्भिद। ठीक है। और ओपुष्पोद्भिद जो है क्रिप्टोजेम 3 भागों में बांटा होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का स्पेलिंग P से स्टार्ट होता है। और जो थैलोफाइटा होता है ये 3 भागों में बांटा होता है, शैवाल, कवक और जीवाणु। सबसे पहले पढ़ते हैं थैलोफाइटा। ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ये इसका शरीर सुखाया होता है, यानी कि इसमें पौधा जड़तना कुछ भी नहीं होता है और इसमें संवहन ऊतक भी नहीं होता है। इसलिए शैवाल में क्या होता है, इसको फाइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन कर लेते हैं। और शैवाल प्रायः पर्णयुक्त रहित युक्त होता है, वो संवहन ऊतक रहित होता है, आत्मपोषी होता है, सुखाए दृश्य इसमें देखने को मिलता है। लाभदायक शैवाल जो होता है भोजन के रूप में भी यूज करते हैं, जैसे कि फाइफेरिया, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया और नोस्टॉक। आयोडीन बनाने में भी कुछ मतलब कि कवक यूज किए जाते हैं, जैसे लेमिनेरिया, फ्यूकोस, एक्लोनिया। और ये चीज़ भी है। पुष्पोद्भिद में 2 चीज़ आ जाता है, एक नग्न बीजी, दूसरा है आवृत बीजी। नग्न बीजी को क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं और आवृत बीजी को कहते हैं एंजियोस्पर्म। और जो आवृत बीजी होता है 2 तरह का होता है, एक होता है मोनोकोट, होता है डाइकोट। डाइकोट मतलब द्विबीजी, मोनोकोट मतलब एक बीजपत्री। कई सारे जो होते हैं उसको खाद के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबीना और कैल्प। औषधि बनाने के लिए भी कवक का यूज करते हैं। क्लोरेला से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक बनाया जाता है और लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाया जाता है। अनुसंधान कार्य में भी इसका यूज होता है। सबसे पहले तो एक है बेलोनिया और दूसरा है क्लोरेला टेबुलेरिया। तो क्लोरेला के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लोरेला नमक शैवाल को अंतरिक्ष यान की केबिन और हौज में उगा के अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकते हैं। कवक की बात की जाए तो कवक जो होता है पर्ण हरित रहित होता है, संकेंद्रीय होता है, संवहन जो ऊतक होता है उसमें नहीं होता है कवक में। और कवक लंबे हो सकते हैं, अत्यंत महीन हो सकते हैं, लगभग पारदर्शी भी हो सकता है। और इसको कहते क्या है, तो इसको हैप्पी भी कहा जाता है, जो सूत्र होता है। तो कवक हाइफी निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एसेप्टेट हाइफी, दूसरा है कि सेप्टेट हाइफी। जो एसेप्टेट हाइफी होता है इसमें केंद्रीय विभाजन होता है और केंद्रीय विभाजन के समय कोरवोल सेपसेट नहीं बनता है, जो कि इसमें कि बन जाता है। ठीक है। इसमें यानी कि बहु केंद्रित होता है हाइफी, लेकिन इसमें 1, 2 या कई केंद्रक हो सकते हैं। मशरूम भी क्या है, एक कवक है। कवक में संचित भोजन जो होता है ग्लाइकोजेन के रूप में बना होता है और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। दूसरा है कि सैक्रोमाइसिस नामक जो कवक है, सैक्रोमाइसिस नामक जो कवल है उसका निर्माण डबल रोटी बनाने के लिए किया जाता है। कवक से पौधों में गंभीर रोग भी उत्पन्न हो सकता है। सबसे जो खतरनाक है वो रस्ट है और स्मट है। कुछ रोग है और कुछ कवक जिसके कारण होता है। दम्मा किसके कारण होता है, तो वो होता है एस्परजीलियस फ्यूमिगेटस। दूसरा है कि एथलीट फूड किसके कारण होता है, टीनिया पेडिस के द्वारा। खाद जो होता है एकेरस के द्वारा। गंजापन किसके द्वारा होता है, टीनिया मतलब कैपिटस के द्वारा होता है। दाद किसके द्वारा होता है, ट्राइकोफाइटन या लाइकोसाई के द्वारा होता है। गन्ने का लाल अक्षय रोग जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रोटाइकम और फेलकेटेम के कारण होता है। तो सरसों का सफ़ेद रंग, जो सफ़ेद रस्ट होता है, गेहूं का ढीला स्मट होता है, ये सारा रोग है। गेहूं का किट्टू रोग, आलू का अंगमारी रोग, गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मिस्सर रोग, धान की जो भूरी अर्ज चित्ती बैठ जाती है वो रोग, आलू का पछेला अंगमारी रोग और प्रांकुरों का डैपिंग रोग। एक एल्फा नामक विष है, ये भी कवक से ही बनता है। फिर इसके बाद आता है लाइकेन। लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। इसकी स्पेलिंग होती है LICHEN। ये सहजीवी जैसा होता है। ये कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल से प्राप्त हो जाता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा मतलब ये शैवाल को देता है और फिर वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को देता है। और कवक और शैवाल के बीच इस तरह का जो सहजीवी संबंध है उसको कहते हैं हेलोटिज्म। ठीक है, ये रिलेशन कहलाता है हेलोटिज्म। लाइकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने करा था और आकार और संरचना के आधार पर लाइकन को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है क्रस्टोस, दूसरा है फेलियोज, तीसरा है फ्रूटिकोच। जो लाइकन के प्रजनन में 3 प्रकार से होता है। पहला तो एक कायिक होता है, लैंगिक होता है, अलैंगिक होता है। लाइकन जो है वायु प्रदूषण के सूचकांक होते हैं। जहाँ पर ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है वहाँ पर
लाइकेन नहीं उगता है, इसलिए SO2 को प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचकांक माना जा सकता है। पेड़ों की छालों पर भी कुछ लाइकेन उग जाते हैं, उसको कोटिकोल्स कहते हैं। चट्टान पे उग गया तो उसको सेक्सिकोल्स कहते हैं। लाइकेन जो है मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। आर्चील लेकनेरा जैसे जो लाइकेन होते हैं उसे नीला रंग मिलता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला जो लिटमस पेपर भी है वो भी रोसेला से ही बनता है। फिर इसके बाद आ जाता है लबेरिया, लोबेरिया, इरवेनिया और ट्रमिनेलिया आदि का उपयोग लाइकेन का उपभोग आदि लाइकेन का उपभोग बनाने में किया जाता है। अच्छा, इत्र बनाने में किया जाता है। दूसरा है कि परमेलिया, सेक्सटिलिस और मिर्गी की दवा बनती है इससे। दूसरा है कि असनिया नामक जो लाइकेन है उससे प्रतिजैविक असनिक अम्ल प्राप्त होता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, खांसी, इन सब के लिए जो है उसके लिए भी मतलब कि लाइकेन यूज किया जाता है। रेनडियर मोश या क्लेडोनिया को आर्कटिक वायु में भोजन के लिए यूज करते हैं। आइसलैंड मोस को भी खाने के लिए यूज करते हैं, मेनली केक बनाने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है कि इंडोकार्पन जो है इंडोकार्पन जापान के निवासी यूज करते हैं। और कब ये भी लाइकेन ही है। दक्षिण भारत में जो यूज होता है उसको कहते हैं परमेलिया, जिसका उपयोग करी बनाने के लिए यूज होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सालन। विषाणु की बात की जाए तो विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में खोजा था। तंबाकू का जो मौजिक रोग है वो विषाणु जनित रोग है। और सजीव जैसे लक्षण क्या है कि ये द्विगुणन करते हैं, और जब ये जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो ये सक्रिय हो जाते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं: पादप विषाणु, जंतु विषाणु और बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी विषाणु। तो पादप विषाणु में ये मेनली RNA का होता है, और जंतु विषाणु में इसमें DNA या कभी कभी RNA भी पाया जाता है इस प्रकार के विषाणु में, और ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित होता है। जो बैक्टीरियोज या जीवाणु भोजी होता है, ये जीवाणुओं को मार के उसका भोजन करते हैं, और इसमें DNA पाया जाता है। जैसे कि T2 फेज देख लेते हैं। जिस विषाणु में RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है उसको रेट्रो विषाणु कहते हैं, ये आनुवांशिक ही होता है। तो जीवाणु की खोज 1683 में एंटोनिवान ल्यूवेनहोक ने करी थी, और लास्ट में जीवाणु जो नाम दिया है उसका नाम था एरेनबर्ग। 1829 ईस्वी में जीवाणु का नाम दे दिया था। 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कोलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज करी तथा रोग के जन्म का सिद्धांत बताया। और 1812 से 1892 में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया और दूध के पाश्चरीकरण की खोज करी थी। दूध को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए उसका पाश्चराइजेशन कहा जाता है, जो कि होता है कि एक लो टेम्परेचर पे, दूसरा होता है हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे करना है तो 62.8 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट गर्म करो, और हाई टेम्परेचर पर करना है तो 71.7 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। दूसरा है कि एनाबीना तथा जो नोस्टोक होता है ये साइनोबैक्टीरिया होता है, और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राइजोबियम हो गया, बेडरी राइजोबियम हो गया, ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, खासकर मटर टाइप वाला पौधे में। दूसरा है कि एजोटोबेटर, दूसरा है एजोस्पाइरिलम और कोलिस्ट्रीडियम, इसका भी काम होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। इसके अलावा जो जीवाणु का योग होता है चर्म उद्योग में, अचार, मुरब्बा, शरबत के शक्कर में जीवाणु को नष्ट करने के लिए द्रव्य कुंचन का प्रयोग किया जाता है, जिसको कहते हैं प्लाज्मोलाइज। इसलिए मुरब्बा बहुत अधिक दिन तक खराब नहीं होता है। शीत संग्रह में भी जो कोल्ड स्टोरेज में होता है, न्यूनतम जो ताप है वहाँ का -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसके बाद करने वाले हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में 25,000 से अधिक जातियाँ होती है। इसमें जाइलम और फ्लोएम पूर्णतः अभाव होता है। ये इसको उभयचर वर्ग भी कहा जाता है। दूसरा मृदा अपरदन में को रोकने में सहायक होता है। और इसमें स्फेग्नम नामक का जो एक मॉस है, घास है, वो 18 गुना ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसको ईंधन के रूप में यूज किया जाता है और एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज किया जाता है। दूसरा है कि टेरिडोफाइटा का स्पेलिंग पी से स्टार्ट होता है। दूसरा है कि नमी छायादार स्थानों पे मिलता है। तना साधारण राइजोम के रूप में होता है तथा पौधे बीजाणुजनक होते हैं, और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधों में संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होता है, लेकिन जाइलम में वेसल नहीं होता है, और फ्लोएम में सकोशिकाएं यानी कि कंपेनियन सेल्स नहीं होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा, जिसको फेनेरोगेनस कहते हैं या नग्नबीजी कहते हैं। तो परागकण की क्रिया वायु द्वारा होती है। ये मरुद्भिद होते हैं, जिसको जेरोसाइटिक कहते हैं।
वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन है? तो उसको कहते हैं सिकोया, सिकोया सेम्परविरेंस। ये 120 मीटर का होता है और इसे कोस्ट रेडबुल ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। सबसे छोटा जो अनावृत बीजी पौधा होता है उसको जेमिया पिग्मिया कहते हैं। और जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं? तो साइकस को कहते हैं, जिंगो बाइबोला को कहते हैं, दूसरा माइटोसिकायो को कहते हैं। जिंगो बाइलोबा जो है वो मेडन हेयर ट्री की तरह होता है। साइकस जो है, साइकस का बीजांड सबसे बड़ा होता है और इसका जो नर युग्मक होता है पादप जगत में सबसे बड़ा होता है। दूसरा है कि पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीछे बादल बन जाते हैं। पाइनस। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? तो भोजन के रूप में, लकड़ी के रूप में, वाष्पीय तेल के रूप में, चमड़ा बनाने या स्याही बनाने के लिए यूज होता है, पॉलिश पेंट के लिए यूज होता है। चमड़ा बनाने के लिए या स्याही बनाने के लिए टेनिन का इस्तेमाल होता है, पॉलिश पेंट बनाने के लिए रेजिन का इस्तेमाल होता है। आवृत बीजी के कुछ जैसे कि उदाहरण क्या है एक बीजपत्री के? तो लहसुन, प्याज, ये किस में आ जाता है? लीली एसी में आ जाता है, लीली एसी में आ जाता है। दूसरा है कि सुपारी, तार, नारियल, खजूर, ये पालमी में आ जाता है। दूसरा है कि गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जो भी प्लांट है वो ग्रेमिनेसी में आ जाता है, ग्रेमिनेसी में आ जाता है ये चीज़। द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं उसके कुल का क्या नाम है? जैसे कि मूली, सलगम, सरसों, इसके कुल का नाम है क्रूसीफेरा। कपास, भिंडी और गुड़हल, इसके कुल का नाम है मालवेसी। बाबुल, छुई-मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली, सभी दलहन फसल, ये सभी आ जाते हैं लेग्यूमिनोसी में। सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया, ये सब आ जाता है कंपोजिट में, कुल का नाम है कंपोजिट। नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, ये सब रूटेसी के कुल के अंतर्गत आ जाता है। तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा या करेला, ये सारा आ जाता है कुकुरबिटेसी के अंतर्गत। दूसरा है कि आलू, मिर्च, बैगन, मकोई, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर, ये सारा आ जाता है सालेनोसी के अंतर्गत। और स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम और नाशपाती आता है रोजेसी के अंतर्गत। पादप आकार की में मेनली उसके आकार के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती, पुष्प। तो प्लांट मोर्फोलॉजी भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। जो गाजर होता है उसका आकार कैसा होता है? शंकु के आकार का, जिसको कहते हैं कोनिकल। सलजम और चुकंदर जिस आकार का होता है उसको कहते हैं कुंभी रूप, उसको इंग्लिश में कहते हैं नेपिफॉर्म। मूली जिस आकार का होता है उसको कहते हैं तरकु रूप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूसीफॉर्म। तनों का रूपांतरण, जैसे आलू का जो तना होता है भूमिगत जो तना होता है उसको कंद कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबर। जैसे बंदा या केसर का जो भूमिगत तना होता है उसको धनकंद कहते हैं। प्याज जिस टाइप का होता है उसको बल्ब कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं सल्ककंद। हल्दी और अदरक जो है वो प्रकंद होता है, जिसको राइजोम कहते हैं। इस टाइप के जो होते हैं उसको प्रकंद कहते हैं। पुष्प जिसको फ्लावर कहते हैं, तो ये पौधे का जनन अंग है। पुष्प में ब्रह्मदल यानी कि दलपुंज होता है जिसको क्लैक्स कहते हैं, दलपुंज होता है जिसको कोरेला कहते हैं, पुमंग होता है जिसको एंड्रोसियम कहते हैं और जयांग होता है जिसको कहते हैं जाइनोसियम। तो इसमें पुमंग जो है वो नर भाग है और जो जयांग है वो मादा भाग है। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर हो सकते हैं और जो पुंकेसर में ही परागकण होता है जिसको क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स कहते हैं। जयांग में क्या होता है? तो जयांग में अंडप होता है और अंडप तीन भाग लेते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं। पहला हो गया अंडाशय जिसको ओवरी कहते हैं, वर्तिका हो गया जिसको स्टाइल कहते हैं, वर्तिकाग्र स्टिग्मा। तो परागकण में क्या होता है कि परागकोश से निकल कर, जिसको परागकोश यानी कि एंथर कहते हैं, एंथर से निकल के अंडप के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा तक पहुँचता है। परागकण के पहुँचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, स्वपरागण और परपरागण। निषेचन क्या होता है कि पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है और बीजांड को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुँचती है और पराग कणों को वहाँ छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका का संयोजन करता है जिसे निषेचन कहते हैं और निषेचित अंड क्या कहलाता है? युग्मनज या फिर जायगोट कहलाता है। निषेचन जो है त्रिक संलयन में होता है आवृत बीज में, जबकि अन्य पौधों में जो संलयन होता है वो द्विसंलयन होता है, डबल फ्यूजन कहते हैं। दूसरा है कि अनिषेक फलन किसको कहते हैं? कुछ पौधे से बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, उसको अनिषेक फलन कहते हैं। ये बीज रहित होता है। और ये बीज रहित कौन कौन है? केला, पपीता, नारंगी, अंगूर और अनानास। तो फल का निर्माण
मतलब कि फल का निर्माण कैसे होता है। तो 2-3 तरह के फल होते हैं, सरल फल, पुंज फल और संग्रहित फल। सरल फल कौन हो गया, अमरूद, केला। पुंज फल जिसको एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी हो गया। कंपोजिट फ्रूट यानी कि कंपोजिट फ्रूट में सब कुछ आ जाता है, उसमें कटहल, शहतूत आदि। कुछ फलों के निर्माण में बाहरी दलपुंज, तलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, उसको औसत फल कहते हैं, जैसे कि सेब और कटहल। कुछ फल और उसके खाने योग्य भाग कौन है, जैसे सेब के लिए तो पुष्पासन हो गया, नाशपाती का भी हम पुष्पासन ही खाते हैं। फिर आम का क्या खाते हैं, तो मध्य फल भित्ति खाते हैं। फिर इसके बाद अमरूद का भी फल भित्ति ही खाते हैं, अंगूर का भी फल भित्ति ही खाते हैं। इसके अलावा अमरूद का बीजांडासन भी खा सकते हैं और अंगूर का भी बीजांडासन खा सकते हैं। और पपीता का भी मध्य फल भित्ति ही खाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं, तो भ्रूण पोष खाते हैं नारियल का। टमाटर का क्या खाते हैं, फल भित्ति खाते हैं और बीजांडासन खाते हैं। केला का मध्य और अंतर भित्ति खाते हैं सिर्फ। गेहूं में क्या खाते हैं, भ्रूण पोष खाते हैं और भ्रूण खाते हैं। काजू में क्या खाते हैं, पुष्प वृंत और बीज पत्र खाते हैं। लीची में क्या खाते हैं, एरिल खाते हैं। चना में बीज पत्र एवं भ्रूण खाते हैं। मूंगफली में क्या खा सकते हैं, तो बीज पत्र और भ्रूण। सहतूत में रसीले परिदल पुंज खाते हैं। कटहल में क्या खाते हैं, परिदल पुंज और बीज दोनों खा लेते हैं। अनानास में परिदल पुंज और नारंगी में जूसी हेयर खाते हैं।